तृतीय वर्ष समाजशास्त्र के इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम बात करेंगे समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के बारे में, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम आज शुरू करने जा रहे हैं समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के विकास या आधुनिक समाजशास्त्रीय सिद्धांत किस तरह से उत्पन्न हुए उनके बारे में। वैसे तो समाज विज्ञानों में सिद्धांत निर्माण जो है बहुत लंबे समय में जाकर हुआ है, जिसे आज हम सामाजिक सिद्धांत कहते हैं। लोक कथाओं और जनरीतियों में निहित रहा है। आदिम समाज में तो व्यक्ति रहता था, लेकिन उसमें मानसिक जड़ता जरूर पाई जाती थी। जंगल और पहाड़ से निकलकर वह बाहरी दुनिया के साथ कोई संपर्क और संचार नहीं रख सकता था। बाद में कई क्रांतियाँ आई। यूनान और रोम में कुछ दार्शनिक हुए। इन दार्शनिकों में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु मुख्य रूप से रहे, जिन्होंने इन सिद्धांत निर्माण में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। इन विचारकों ने समाज में घटी जीवन संबंधी अभिधारणाओं को सैद्धांतिक रूप दिया और अब व्यवस्थित रूप में यह सोचा जाने लगा कि आखिर राज्य, सरकार और समाज क्या है। सामाजिक सिद्धांत निर्माण की यह एकदम प्रारंभिक शुरुआत थी। इस युग के बाद जो नया युग आया वह प्रबोध युग या एनलाइटमेंट पीरियड कहलाता है। इस प्रबोध युग में नई चेतना का विकास हुआ। पहले के विचारकों के प्रतिकूल इस युग का विचारक अब यह निश्चित रूप से मानने लगा कि इस दुनिया को ठीक से समझा जा सकता है और इसकी क्षमताओं का प्रयोग मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने में लगाया जा सकता है। इस प्रबोध युग में विचारक नए प्रकार के थे। उनके लिए तर्क या विवेक भगवान था। वे अपने से पहले वाले युग की वैज्ञानिक प्राप्तियों से परिचित थे। उन्होंने प्राकृतिक विज्ञानों की अवधारणाओं और तकनीकी का प्रयोग करके एक नई दुनिया को बनाने के लिए प्रयास शुरू किया, जिसका आधार तर्क और सत्य थे। इस युग के बाद बौद्धिक या जो विद्वान लोग थे, उनका जो केंद्रीय या मुख्य लक्ष्य था वह था सत्य की खोज करना। वे सत्य और तर्क के आधार पर मिथक, परंपराएं और अंधविश्वासों को ख़त्म करना चाहते थे। इस एनलाइटमेंट पीरियड या प्रबोध युग के वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा तर्क यह था कि जब विज्ञान प्राकृतिक नियमों की खोज करके प्रकृति की कार्य पद्धति को समझ सकता है, तो इसी तरह सामाजिक और सांस्कृतिक दुनिया के सामाजिक नियमों की खोज क्यों नहीं की जा सकती। इसी तर्क या विचार पर इन वैज्ञानिकों ने राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और नैतिक संस्थाओं की आलोचना की और इस आलोचना में उन्होंने कहा कि उन सभी सामाजिक तथा सांस्कृतिक संस्थाओं को संदेह की दृष्टि से देखना चाहिए जो तर्क और सत्य पर सही नहीं उतरती। उन्होंने यह भी सिद्ध किया कि समकालीन संस्थाएं मनुष्य की प्रकृति के विपरीत थी और वे समाज के रास्ते में अवरोध के अतिरिक्त कुछ नहीं थी। इन विचारकों ने गैर तार्किक सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं के खिलाफ एक युद्ध सा छेड़ दिया। उन्होंने उन सभी वस्तुओं पर हमला किया जो रूढ़िवाद, अंधविश्वास और असहिष्णुता पर आधारित थी। उन्होंने विचारों पर अंकुश रखने वाले नियमों का भी विरोध किया। विचारों के स्वतंत्रता की उन्होंने मांग की। इन विचारकों ने सामंती वर्गों का भी बहुत विरोध किया। वे सामंत जो औद्योगिक और बाजारू गतिविधियों पर अंकुश रखते थे, उनकी भी निंदा करी। इनका उद्देश्य नैतिक शास्त्र को धर्मनिरपेक्ष बनाना था। मुख्य बात तो यह थी कि
इस काल के विचारकों का तर्क और विज्ञान में बहुत अधिक विश्वास था और इस विश्वास ने ही उन्हें मानवतावादी, आशावादी और विश्वस्त बना दिया था। इस प्रबोध काल के बाद में एक युग आया जो था जागरूक युग। 18वीं और 19वीं शताब्दी के विचारक अब मेटाफिजिकल विचारक या तात्विक विचारक नहीं थे। अब उनका विश्वास उस दर्शन शास्त्र से उठ गया था जो नहीं बदले जाने वाली स्वतः सिद्ध अवधारणाओं पर आधारित था। इनका विश्वास था कि यदि दर्शन शास्त्र को जीवित रहना है तो वह आराम कुर्सी पर टांग फैलाकर बैठ नहीं सकता। उसे वैज्ञानिक, ऐतिहासिक और अनुभविक बनना पड़ेगा और दर्शन शास्त्र में खोज की गुंजाइश पूरी होनी चाहिए। ये सब मिलाकर प्रबोध युग ने कुछ बातें मोटे मोटे अक्षरों में स्पष्ट कर दी थी कि अब दर्शन शास्त्र केवल अमूर्त सोचना नहीं रहा, अब विज्ञान की बारी है और विज्ञान को मनुष्य जीवन तथा उसके संपूर्ण कार्यों की आलोचनात्मक खोज करनी होगी। इस खोज में सभी विज्ञान, धर्म, तात्विक मीमांसा, कला, सौंदर्य बोध सभी सम्मिलित हैं। इस युग ने समाज विज्ञानों को एक नई दिशा प्रदान की और अब सिद्धांत निर्माण का कार्य प्रत्यक्षवादी या पॉजिटिविस्टिक बन गया। इस प्रकार 19वीं शताब्दी के विचारकों ने समाजशास्त्रीय सिद्धांत के निर्माण की एक अस्पष्ट शुरुआत कर दी थी। पुराने यूनान में प्लेटो और अरस्तु ने जो दर्शन शास्त्र रखा था, राज्य, सरकार और समाज के बारे में जो विचार प्रस्तुत किए थे, वे सब प्लेटो और अरस्तु में निहित हैं। इस दर्शनवाद से प्रभावित होकर प्रबोध काल में समाजशास्त्रीय सिद्धांत का जो पहला स्वरूप आया उसे मार्टिनडेल प्रत्यक्षवादी सावयववाद कहते हैं। सावयवी प्रत्यक्षवाद में दर्शन शास्त्र की विभिन्न प्रवृत्तियों का समावेश है। टॉलकट पार्सन्स ने द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन में एक बहुत बड़ी भूमिका में यह स्थापित करने का प्रयास किया कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत का निर्माण यूरोप में तब हुआ जब सिद्धांत निर्माण की 3 पृथक धाराएं चल रही थी: उपयोगितावाद, प्रत्यक्षवाद और आदर्शवाद। पार्सन्स कहते हैं कि समाज विज्ञानों में सिद्धांत निर्माण की ये तीनों धाराएं अपने मूल में दर्शनवादी रही हैं। उन्होंने एक्शन सिद्धांत के निर्माण में इन तीनों धाराओं का समावेश किया है। इस प्रकार समाजशास्त्रीय या समाज विज्ञान में आज जो भी सिद्धांत हैं उनकी एक निश्चित वैचारिक पृष्ठभूमि है। सिद्धांत निर्माण का यह कार्य एकदम नया नहीं है। जैसे कि हमने पहले भी कहा कि प्रारंभ में सिद्धांत का मूल स्वरूप लोक कथाओं और जनरीतियों में पाया जाता था। जब से मनुष्य इस धरती पर आया है, उसने अपने स्वयं के बारे में, राज्य, सरकार और समाज के बारे में बराबर चिंतन और विचार किया है। अपनी प्रारंभिक अवस्था में वह पढ़ा लिखा नहीं था, यह उसकी प्रारंभिक अवस्था थी, लेकिन दुनिया को समझने का प्रयास उसने बराबर किया और जो कुछ उसने देखा, समझा और सीखा उसे लोक कथाओं में उसने प्रकट किया। ये लोक कथाएं वसीयत के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी चली, केवल लौकिक रूप में, केवल व्यवहार और मौखिक रूप में। इस समाज के बाद यूनान व रोम में सभ्यता आई। वहाँ सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जैसे विचारक हुए। उन्होंने समाज, राज्य और सरकार की विवेचना की। वैसे तो उन्होंने दर्शनवादी पृष्ठभूमि के कारण वे कोरे आदर्शवादी रह गए, फिर भी उन्होंने आग्रहपूर्वक कहा कि दर्शन शास्त्र को अपनी आराम कुर्सी छोड़कर आनुभविकता पर आना पड़ेगा। यूनान और रोम की सभ्यता की विचारधारा प्रबोध युग में आई। अब तक यह निश्चित हो गया कि परंपरागत दर्शन शास्त्र नहीं चलेगा। प्रबोधवादी मस्तिष्क सोचने लगा कि जब प्राकृतिक प्रघटनाओं का विश्लेषण प्राकृतिक नियमों द्वारा हो सकता है तो मानवीय प्रघटनाओं का अध्ययन हम मानवीय नियमों के द्वारा क्यों नहीं करें। प्रबोधकालीन युग में हीगल, मार्क्स जैसे विचारक आए।
और उन्होंने विचारधारा की दिशा को ही बदल दिया। इधर यूरोप में भी कई राजनीतिक उठापटक होने लगी, औद्योगिक क्रांति आई, भाप ने पुरानी तकनीकी को बदल दिया, उत्पादन बढ़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप पूंजीवाद, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद नई शक्ति के रूप में उभर कर आए। इस परिवर्तन के काल में सिद्धांत निर्माण के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी बदलाव आए। उपयोगितावाद, आदर्शवाद और प्रत्यक्षवाद और अंत में प्रकार्यवाद और संघर्ष सिद्धांत की नई धाराएं जो हैं वह उभर कर आई और समाजशास्त्र और समाज विज्ञानों में इन्होंने अपना पदार्पण किया। इन सब सिद्धांतों को उनके बुनियादी स्वरूप में समझने के लिए उनकी वैचारिक पृष्ठभूमि को जानना भी आवश्यक है। जब तक हम समाजशास्त्री सिद्धांत के दार्शनिक पक्ष, सावयवी प्रत्यक्षवाद और आदर्शवाद को नहीं समझते, हमारी इन सिद्धांतों की पकड़ निश्चित रूप से कमज़ोर रहेगी। इसीलिए हमने जो शुरुआत में यह परिचय है यह प्राप्त करने का प्रयास किया। हमारा मानना यह है कि कोई भी सिद्धांत, चाहे विनिमय सिद्धांत हो, संघर्ष सिद्धांत हो, एथेनो मेथोडोलॉजी हो, अपने आप में अधूरा है जब तक कि हम इसे इसके विशाल परिप्रेक्ष्य में नहीं समझते। इसी के साथ आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। इन्हीं सामाजिक सिद्धांतों के बारे में हम अब अगले वीडियो में बात करेंगे।